हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अच्छा 10 में लेसन 4 में पर्सनाली 4.1 में सवाल नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पिछले दिनों हम लोग सवाल नंबर 1 तक पढ़ चुके थे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग का सवाल नंबर 2 है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो हमें नीचे सवाल दिए हुए हैं उसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हम लोग का सवाल नंबर 2 का पहला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सवाल में बोला है कि एक आयताकार भूखंड, जो भूखंड है वो किस रूप का है, तो आयत के रूप का है। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ये हम लोग क्या है, तो ये हम लोग एक आयत है। ये क्या है, तो भूखंड है। आयत के रूप का एक भूखंड है। यह एक आयत के रूप का क्या है, तो भूखंड है, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम भूखंड की लंबाई कहेंगे। जो यहां से यहां तक होगा वह भूखंड की लंबाई होगा, और यहां से यहां तक भूखंड की चौड़ाई होगी। यहां से यहां तक भूखंड की चौड़ाई होगी। सवाल में बोला है कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यह भी देखिए, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यह भुजा इसके बराबर होती, यह भुजा इसके बराबर होती, तो यह भी आयत की चौड़ाई होती। तो यदि हम आयत की चौड़ाई तो एक्स मान लें, एक्स मीटर, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, तो लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो जब हम लोग की चौड़ाई एक्स है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x+1 मीटर। क्योंकि सवाल में ही बोला है कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, अर्थात जब हम चौड़ाई को दोगुना करते उसमें एक जोड़ते हैं तब हमें भूखंड की लंबाई प्राप्त होता है। भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की आयताकार आयताकार भूखंड की भूखंड की लंबाई क्या है, नहीं नहीं सॉरी बच्चों, हमें चौड़ाई माननी है, क्योंकि लंबाई तो थोड़ी उसमें बोला है कि भूखंड की चौड़ाई क्या है, तो एक्स मीटर है। इसलिए इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, जब चौड़ाई एक्स है तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई हम लोग की हो जाएगी 2x+1 मीटर। क्योंकि सवाल में ही बोला है कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। अब लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार, हमें प्रश्नानुसार दिया है, चूंकि प्रश्नानुसार 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 हमें क्या बोला है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है 528 मीटर स्क्वायर है। तो लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल
भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो दिया है 528 मीटर स्क्वायर। भूखंड किस रूप का है, तो भूखंड आयत के रूप का है, तो इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। हम इस लेसन को शुरू करने से पहले इस लेसन में उपयोग होने वाले सभी फार्मूलों को लिखवा दिया था, जिसमें मैंने आयत के फार्मूला का भी चर्चा किया था। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है 2x+1 और चौड़ाई है इंटू x बराबर 528, क्योंकि जो भूखंड है वह आयत के रूप का है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। जब इस x से गुणा करें तो यह हो जाएगा 2x² प्लस x बराबर 528। इस 528 से जब हम पक्षांतर करेंगे लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस है। तो यह हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में हम क्या करते हैं कि जो 2x² प्लस x माइनस 528 है बराबर 0, इस पूरे 2x² का गुणा हम किसमें करेंगे, 528 में करेंगे, यह हो जाएगा -8056। क्योंकि यहाँ पर 2x प्लस में है, यहाँ पर 528 माइनस में। जब प्लस का गुणा माइनस में किया जाता है तो हमें माइनस प्राप्त होता है और x² हो जाएगा। अब इस -8056 तो ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, इस 8056 माइनस 8056 x² तो ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -8056 x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, तो x प्राप्त होना चाहिए। जो बीच में दिया होता है वह हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यदि हम क्या ले लें, प्लस 33x ले लें और माइनस यदि हम 32x ले लें, तो जब 33x में से 32x माइनस करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, और जब प्लस से जुड़ा माइनस में तो माइनस आएगा। जब 33 से जुड़ा 32 में करेंगे तो 8056 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2x² माइनस 32x। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों पहले आप माइनस लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए ना बच्चों 2x² है, यहाँ पर x² सम संख्या है, तो यहाँ पर भी हमें सम संख्या ही लेना पड़ेगा कॉमन लेने के लिए। प्लस 33x माइनस 528 बराबर 0। अब हम क्या लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 16। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम यदि 33 कॉमन ले ले प्लस 33 यदि हम कॉमन ले लेते क्या हो जाता x माइनस 16 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में यदि जब दोनों ब्रैकेट में समान संख्या प्राप्त हो तो हमारा गुणनखंड सही होता है। तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट में कर लेंगे x माइनस 16 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 33 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, एक संख्या है x माइनस 16 और दूसरी संख्या है 2x प्लस 33। तो दो संख्याओं का गुणनफल तब 0 होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 7 इंटू 0, जब 7 का गुणा हम 0 में करेंगे हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता। या 0 का गुणा हम 0 में करेंगे तो क्या प्राप्त होता, 0 ही प्राप्त होता। तो दो संख्याओं का गुणनफल जब भी 0 हो तो वहां पर यह संभावना बनती है कि या तो उन दो संख्याओं में से तो एक संख्या 0 है या तो दोनों संख्याएं 0 के बराबर हैं। इसलिए यहाँ पर संभावना बन रही है कि जो दोनों संख्या है x माइनस 16 और 2x प्लस 33 ये दोनों 0 के बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर जब तुलना करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। फिर करेंगे 2x प्लस 33
बराबर 0, तो यह हो जाएगा 2h बराबर -33। ट्यूटी इस साइड प्लस था तो पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा। h बराबर जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा -33/2। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि जो आयत की चौड़ाई है वो है प्रकार की दूरी है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अतः अतः भूखंड की चौड़ाई भूखंड की चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो भूखंड की चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर। क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या है, ऋणात्मक है, और तभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। अब हम लोग लिखेंगे चुटी लंबाई, चुटी भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई क्या है, तो हम लोग माना है 2x+1 है, क्योंकि पहले ही हमने माने हैं, तो यह क्या हो जाएगा 2 × x मानते हमें प्राप्त हुआ 16 प्राप्त हुआ +1, तो यह हो जाएगा 16×32, 16×32 +1, तो यह क्या हो जाएगा 32×8 33 हो जाएगा मीटर। लिखेंगे अतः भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई क्या है, तो 33 मीटर है। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सवाल में तो बोला था कि केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो बच्चों पेपर में बस यहाँ तक क्वेश्चन नहीं देता है, जो ऊपर बोला था कि निम्न स्थितियों तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो वहां से देखिए सवाल क्या होता है कि वहां पर जो ऊपर की लाइन है वह पेपर में नहीं आती है, जो नीचे सवाल दिया हुआ है वहां से वो पेपर में क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है केवल यह प्रश्न बनाता है। प्रश्न आप यहाँ साल पेपर में देखिए यदि 4-4 नंबर पे आ चुके हैं, इसलिए मैंने पूरे सवाल तो हल कराया है, ना कि अधूरा छोड़ा है, ना कि हम लोग का प्रश्न के अनुसार आंसर यहीं पे हो जाएगा। हम लोग का प्रश्न के अनुसार आंसर क्या है, यहीं पर हो जाएगा। हम लोग का प्रश्न के अनुसार आंसर यहीं पर हो जाएगा। जो 2x² +x -528 बराबर 0 है ना, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। लेकिन जो पेपर में प्रश्न आएगा ना, तो वह इतना नहीं, जो पूरा प्रश्न हल पूछेगा कि भाई हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जाती है, जो सवाल में नीचे बोला है। तो हम लोग का फाइनल आंसर प्रश्न के अनुसार कहाँ हो रहा, तो हम लोग का प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन हल तो यहीं पर है। प्रश्न के अनुसार हम लोग का आंसर यहीं पर है। प्रश्न के अनुसार हम लोग का फाइनल आंसर कहाँ पर है, तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हम लोग का सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 का ही 2 है कि दो त्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो आइए हम आपको त्रमागत का अर्थ समझा देते हैं कि त्रमागत का मतलब क्या होता है। त्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। त्रमागत, त्रमागत जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं।
आने वाली संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे हम एग्जाम्पल में रिलेट आप तो हम समझाएं तो क्या हो जाएगा। जिसे हम पहली संख्या क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें हम 8 जब जोड़ेंगे तो इसका हमें क्रम से आने वाली संख्या मालूम चले, तो 5 8 6, पहली संख्या तो 5 है, इसके बाद कौन संख्या है, 6 आएगी। फिर हम 6 में 8 जोड़ेंगे तो इसकी अगली क्रम वाली संख्या क्या मालूम चलेगी, 7 मालूम चल जाएगी। फिर हम जब 7 में 8 जोड़ेंगे तो हमें क्या मालूम चल रहा है, इसके अगले क्रम वाली संख्या 8 मालूम चल जाएगी। तो टमाटर का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। यदि हम चर के रूप में पहली संख्या x मानते हैं तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, x प्लस 1 आएगी। उसके बाद वाली कौन सी संख्या होगी, तो वो x प्लस 2 होगी। उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, तो x प्लस 3 होगी। ऐसा ही संख्या क्या होगी, क्रम से आती हुई जाएंगी। तो अब आइए हम लोग सवाल पर आते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि टमाटर का अर्थ क्या होता है। टमाटर का अर्थ होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। जिसे अभी हम एग्जाम्पल लें, जैसे 5 लिए हैं तो उसके अगली संख्या 6 होगी, फिर उसके अगली संख्या 7 होगी, फिर उसके अगली क्रम की संख्या क्या होगी, 8 होगी, फिर 8 से टमाटर संख्या कौन सी होगी, तो 9 होगी। हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ते जा रहे हैं, तो हमसे उससे अगली संख्या मालूम चल जा रही है। जिसे हम चर के रूप में माने थे, हम लोग मानते हैं पहली संख्या x है तो उसकी अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी। फिर उससे अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगा। फिर उससे अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 3। फिर इसी तरह बढ़ता जाएगा, डॉट 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 मतलब है बढ़ता जाएगा। अब आते हैं अपने सवाल पर। हम लोग तो सवाल नंबर 2 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हम लोग मानेंगे पहले यहाँ पर माना दो क्रमागत पूर्णांकों में, माना दो क्रमागत पूर्णांकों में, दो क्रमागत पूर्णांकों में पहला पूर्णांक क्या है, x है। इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। क्योंकि क्रमागत बोला है तो इसकी जब पहली संख्या x है तो इसकी अगली वाली संख्या क्या हो जाती है, x प्लस 1। फिर इसकी अगली वाली संख्या क्या हो जाती है, x प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम एक जोड़ते जाएंगे ना तो उसके क्रम से संख्याएं आती जाएंगे। अब लिखे ना चूंकि प्रश्नानुसार, हमें प्रश्नानुसार दिया है, चूंकि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो x इंटू पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 बराबर इनका गुणनफल क्या है, तो इनका गुणनफल 306 है। जो x इंटू एक्स प्लस 1 है उनका गुणनफल क्या हमें दिया है, तो 306 दिया है। जब इसका हम जुड़ा करने तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। अब इस 306 तो हम क्या करेंगे, 95 करेंगे। जब इसे 306 तो हम 95 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब हम क्या करें कि इस एक्स स्क्वायर का गुणा 306 में करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 306 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर
-306x² आना चाहिए तथा जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए, तो जोड़ने व घटाने पर +x आना चाहिए। तो यदि आप तो मतलब समझ में ना आ रहा हो तो मैं इसको कैसे दो भागों में तोड़े, तो सबसे पहले इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप तोड़ लीजिएगा 306। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से भाग करेंगे, 2 तम 2, 2 5 10, 2 3 6। अब क्या दे रहे, 3 से भाग करेंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 से नहीं, फिर हम क्या करेंगे, 3 से ही भाग करेंगे क्योंकि अभी 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर 3 से हम भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 17 से भाग करेंगे तो 1 बार 3 दूना 6, 6 3 18। जब हम 18 एक्स में से देखिए यहाँ पर हम पहला क्या तोड़ेंगे 18 और दूसरी संख्या 17 में तोड़ेंगे। जब 18 एक्स में से 17 एक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। और जब 18 एक्स का जोड़ा -17 एक्स में करेंगे तो यह -306 x² आ जाएगा। तो इसको हम क्या तोड़ेंगे, x² प्लस 18x -17x बराबर माइनस है यहाँ पर बच्चों माइनस यहाँ पर हो जाएगा -17x -306 बराबर 0। अब हम यहाँ से तामल लेंगे x, जब यहाँ से हम x तामल लेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 18। और जब यहाँ से हम -17 तामल लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे x प्लस 18 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -17 बराबर 0। और यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा x -17 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x बराबर 17, फिर लेंगे x प्लस 18 बराबर 0। तो यह क्या हो जाएगा, तो x बराबर -18। अब सवाल में पहले ही बोला था कि जो हमें पूर्णांक ज्ञात करना होता है जाते हैं धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है 306 है। तो ये तो अब -18 है, डेल्टा है, तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना है, तो लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो पहला पूर्णांक 17 है। लिखेंगे अब दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 है। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो x बराबर हमें 17 प्राप्त हुआ है। तो 17 प्लस 1 तो 17 18। तो हम लोग का पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा 17 और दूसरा पूर्णांक 18। यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। जब आप 17 का 18 में गुणा करेंगे तो 306 आएगा। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 3 पर। सवाल नंबर 3 पर हम लोग तो सवाल नंबर 3 है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन की एक कोई रोहन नाम का लड़का है, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में मतलब रोहन की और उनकी माँ की जो आय हम लेना है, हमें किसमें लेना है, तो वर्ष में लेना है, महीने में नहीं लेना है। तो उनकी आय वर्षों में था गुणनफल। अब उसे 3 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद में, इस पश्चात मतलब होता है बाद में पश्चात मतलब बाद में 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ पर माना
रोहन की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पर मानेंगे माना, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है? तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा x वर्ष है। जो रोहन की माँ की जो रोहन का वर्तमान आयु है, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। इसलिए रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? तो इसलिए रोहन के माँ की वर्तमान आयु, रोहन के माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? आज रोहन वर्तमान समय में x वर्ष का है, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 26 वर्ष। क्योंकि बड़ी है तो भाई हमें जोड़ना पड़ेगा। यदि छोटी होती तो घटाना पड़ता, तभी भी माँ बड़ी ही होती है। तो जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यदि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाती? तो x प्लस 26 वर्ष। क्योंकि हम 26 वर्ष जोड़ेंगे तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु हमें पता चलेगा। अब क्या है? अब यहां से पढ़ते हैं उनकी आयु का, उनकी आयु का गुणनफल। जो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात चूंकि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगा? तो रोहन वर्तमान समय में x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष। क्योंकि पश्चात का अर्थ होता है बाद में, पश्चात मतलब होता है बाद में। तो जब वर्तमान समय में रोहन x वर्ष का है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष। क्योंकि हम जोड़ेंगे, बाद मतलब जोड़ेंगे। यदि पूर्व बोलता है तो पूर्व का अर्थ होता है पहले, पहले जब भी आएगा तो हम क्या देंगे? हटाएंगे। अब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की आयु, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगा? तो रोहन की माँ वर्तमान समय में x प्लस 26 वर्ष की है, x प्लस 26 वर्ष की है। तो 3 साल बाद उनकी उम्र क्या हो जाएगी? तो 3 इसमें भी जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार हमें बोला है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल क्या है? 360 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 का गुणनफल क्या है?
360 है, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आय का गुणनफल 360 हो जाएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों तो समझ में नहीं आता है कि दो ब्रैकेट में संख्या हो तो उनका गुणा कैसे किया जाता है। तो इस x से गुणा हम इस x में करेंगे, फिर इस x से गुणा हम क्या करेंगे, इस 29 में करेंगे, फिर इस 3 से गुणा हम x में करेंगे, फिर इस 3 से गुणा हम किसमें करेंगे, 29 में करेंगे। तो इन सभी संख्याओं से बारी बारी से चिन्ह सहित क्या होता है, गुणा किया जाता है। यह हो जाएगा 3x प्लस 29 बराबर 360। अब क्या हो जाएगा, x² 29 32 प्लस 32x प्लस 87 और माइनस 360 बराबर 0। क्योंकि इस साइड 360 प्लस था, जब इसको पक्षांतर करते लेफ्ट बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब करेंगे तो यह हो जाएगा x² प्लस 32x माइनस, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है 360 में से, 360 में से यदि हम 87 तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 5 में से 8 नहीं है, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे बचा 200 माइनस 273 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस x² का गुणा माइनस 273 में करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 273 x²। अब इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर माइनस इंटू दो भागों में तोड़ा जाएगा, गुणा करने पर माइनस 273 x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर प्लस 32x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 273 माइनस 273 तो भाई गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 273 7 3 10 12 3 से भाग करेंगे, 3 9 27 3 एकदम 3, फिर इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 एकदम 7 तैरी बचे 2 7 3 21, फिर 13 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 एकदम 13, तो 13 या 39। जब 39 में से 7x घटाएंगे, जब हम 39x में से 7x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 32x आ जाएगा। और जब इनका हम परस्पर आपस में गुणा करेंगे तो माइनस 273 x² हो जाएगा। तो हम इसको दो भागों में क्या क्या तोड़ेंगे, इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, इस संख्या तो हम दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब हम यहां से क्या करेंगे, तो यह हो जाएगा, यहां से हम तामल लेंगे तो इसमें से जब x तामल लेंगे क्या बचेगा, x प्लस 39, इसमें से हम क्या तामल लेंगे, तो इसमें से हम माइनस 7 तामल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x प्लस 39 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 39 बराबर 0। अब दोनों जब ब्रैकेट में संख्याएं समान होती है तो हम लोग का गुणनखंड सही होता है। तो उनमें से एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 39 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब क्या कहते हैं, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, यह हो जाएगा x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर
-39। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालना है, तो हम प्रश्न में रोहन की वर्तमान आयु क्या माने थे, तो x वर्ष माने थे। और तभी भी उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए लिखेंगे अतः अतः रोहन की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो x बराबर 7 वर्ष। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल तो एक बार और इस सवाल को हम समझा देते हैं। इस सवाल में बोला था कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो इसलिए उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। फिर प्रश्न में बोला कि 3 वर्ष बाद उनके आय का गुणनफल 360 हो जाए, पश्चात मतलब बाद में होता है। लिखेंगे चूंकि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आय, जब रोहन आज वर्तमान समय में x वर्ष है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। फिर 3 वर्ष पश्चात माँ की आय, जब वर्तमान समय में माँ x प्लस 26 वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष की हो जाएंगे। x प्लस मतलब 29 वर्ष की हो जाएंगे। अब 3 वर्ष पश्चात उनकी आय का गुणनफल 360 है, तो क्या हो जाएगा, उनकी आय का जब हम गुणा करेंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो x बराबर हमें 7 प्राप्त हुआ है, जो कि वही रोहन की वर्तमान आयु है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पर। हम लोग तो सवाल नंबर 4 है। इस सवाल तो थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल हर साल पेपर में 6 नंबर का आ रहा है। ये सवाल है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। आपको हम समझाते हैं, जैसे क्या है, एक कोई रास्ता है, ये ऐसा कोई क्या है, एक रास्ता है, यह कोई क्या है, एक रास्ता है, ठीक। एक रेलगाड़ी, ये मान लेते हैं कि पटरी है, रास्ता छोड़िए क्या है, पटरी है, ठीक। इस पर कोई रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक क्या है, 480 किलोमीटर है, यहां से यहां तक क्या है, तो 480 किलोमीटर है। तो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब यदि यहाँ से रेलगाड़ी, जो मान लेते हैं रेलगाड़ी है, यदि यहाँ से रेलगाड़ी 20 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वो यहाँ तक भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चलेगी। वह अपने चाल को परिवर्तित नहीं करेगी, अर्थात ना ही वो अपनी चाल को बढ़ाएगी और ना ही अपने चाल को घटाएगी। समान चाल मतलब नियत चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि हमें एक समान चाल दिया है, तो चाल तो नियत हो गया। जो रेलगाड़ी की समान चाल है वो क्या है, वो तो नियत हो रही है। अब देखिएगा, जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तो 8 किलोमीटर जब कम हो जाएगी, तो उसी दूरी को वह 3 घंटा अधिक समय में तय करती है। यदि वह समान चाल से यदि वह समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी को T1 समय में तय कर लेती है, तो जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, तो बताते हैं 3 घंटा बाद पहुंचेगी। मतलब यहां से यहां तक पहुंचे में वो T1 समय लेती है। तो जब उसकी चाल कम हो जाएगी जैसे, तो वो कितना पहुंचेगी, T1 प्लस
3 घंटा में वो पहुंचे थी यहाँ पर। आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यदि तो रेलगाड़ी यहाँ से समान चाल से तय करती है और यहाँ तक पहुंचने में वो 81 समय लेती है, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में समान चाल से यदि उससे 51 समय लगता है, तो जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो वह कितना समय ले रही है, उससे 3 घंटा अधिक ले रही है। मतलब जो समान चाल से समय ले रही थी ना, उससे 3 घंटा अधिक ले रही है, तो क्या हो जाएगा, T1+3 घंटा में पहुंच रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की समान चाल क्या है, x वर्ष है, अरे x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ मानेंगे हम लोग, माना रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल, समान चाल क्या है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। जो रेलगाड़ी की समान चाल वो क्या है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रही है, चल रही है। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमें दूरी दे दिया है, चाल दिया, लेकिन समय नहीं दिया है। तो फार्मूला अब तो हम पीछे ही बताते आए हैं कि चाल बराबर दूरी अपान क्या होता है, समय होता है। तो हम लोग क्या कर ले, 480 किलोमीटर दूरी तो तय करने में लगा समय निकाल लेते हैं। फिर जब उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होती, तब फिर समय निकाल लेते हैं, और उसके बाद हमें क्या दिया है, 3 घंटा अधिक समय लेता है। वहां से हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि, नेक्स्ट पेज पर, चूंकि 480 किलोमीटर की दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा, चूंकि रेलगाड़ी द्वारा रेलगाड़ी चूंकि रेलगाड़ी द्वारा चूंकि रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तो समान चाल से तय करने में, समान चाल से तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, लगा समय क्या होगा, मान लेते हैं T2 समय लगता है। तो अभी हम बताएं फार्मूला, चाल बराबर दूरी अपान समय है। तो समय तो यहाँ ले जाएंगे और चाल तो यहाँ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दूरी अपान, तो दूरी 480 किलोमीटर है और चाल क्या है, तो x है। कितना टाइम लगा है, तो घंटा लगा ना। तो रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तो समान चाल से तय करने में कितना समय लगा है, तो 480 अपन x घंटा लगा है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम यहाँ पर क्यों समय निकाल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा, जो रेलगाड़ी है यहाँ पर आप तो चाल तुम आप मान लिए दूरी दिया ही है, इसमें लगा समय ही तो हमें नहीं दिया है। और अंत में ले जाकर सवाल में बोला है कि 3 घंटा अधिक समय लेती है, मतलब यदि वह समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तो T1 समय में तय करती है, तो जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती ना, तो वह उसी दूरी तो 3 घंटा अधिक समय में तय करेगी, मतलब T1+3 दूरी में तय करेगी।
3 + T1 + 3 घंटा में तय करेगी। तो वहां से हमें क्या मालूम चल जाएगा, ये तो समीकरण हम लोग बनाते एक्स का मान निकाल लेंगे, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समय निकाल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे चुटी रेलगाड़ी की चाल, चुटी रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घंटा कम हो तो नया चाल तो क्या हो जाएगा नया चाल, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो रेलगाड़ी की समान चाल है वो क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब उससे वो चाल क्या करेगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब लिखेंगे चुटी, यहाँ लिखेंगे चुटी 480 किलोमीटर की दूरी तो 480 किलोमीटर की दूरी तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो इसको हम लोग क्या मान लेते, T2 मान लेते हैं। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी 480 है और समय कितना है, तो समय, अरे सॉरी भाई, चाल क्या है, तो x - 8 है, कितना हो जाएगा, घंटा। अब लिखेंगे चुटी प्रश्नानुसार, यहाँ पर डालेंगे चुटी प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार। तो देखिए यहाँ पर जो चाल है, देखिए यहाँ पर समझिएगा कि रेलगाड़ी जो है, यहां से यहां तक दूरी, यह क्या है, यहां से यहां तक दूरी 480 किलोमीटर है। यदि वह समान चाल से यहां से यहां तक पहुंचने में T1 समय लेती है, और जब उसकी चाल क्या हो जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो वह यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेती है, तो T1 + 3 समय न लेती है, क्योंकि 3 घंटा बाद पहुंचती है। मतलब यदि वो यहाँ पर, तो मान ले यहाँ से 9 बजे तो रेलगाड़ी है, 9 बजे चलना स्टार्ट करती है, और यहाँ पर क्या करती है, मान लेते हैं 2 बजे 11 बजे पहुंच जाती है, ठीक, 2 घंटा में यहाँ पहुंच जाती है। और जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह तब पहुंचेगी, 3 घंटा बाद पहुंचेगी, तो 11 12 1 तब क्या पहुंचेगी, 1 बजे जाकर यहाँ पर पहुंचेगी, मतलब 3 घंटा बाद पहुंचती है। मतलब 3 घंटा अधिक समय लेती यहाँ तक पहुंचने में, जो पहले समय लग रहा था उससे 3 घंटा अधिक समय लेकर होता पहुंचेगी, रेलगाड़ी पहुंचेगी। तो यहाँ हो जाएगा चुटी T1 बराबर T2। अब यहाँ पर सोचिए जाती, जो T2 है वो T1 से क्या है, 3 घंटा अधिक है, जो T2 है वो T1 से 3 घंटा अधिक है। तो यदि हम क्या करें, T1 T2 में से 3 घंटा माइनस कर देंगे, तो जो T1 समय है वो T2 समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो रेलगाड़ी है वह T1 समान चाल से तय करती है तो T1 समय लेती है, और जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी तो 3 घंटा अधिक समय में तय करती है, मतलब 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम T2 में से 3 घंटा माइनस कर देंगे, तो हमारी जो T1 समय वो T2 समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर T1 बराबर हमें क्या आया है, तो T1 बराबर हमें प्राप्त हुआ है 480/x बराबर T2 क्या है, तो 480/x - 8
माइनस 3 है। अब स्टार इस 480 अपन एक्स माइनस 8 तो 75 करेंगे तो यह हो जाएगा 480 अपान एक्स माइनस 480 अपान एक्स माइनस 8 बराबर -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे एक्स और एक्स माइनस 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम हो जाएगा। जब इस एक्स से एक्स इंटू एक्स माइनस 8 में भाग देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स माइनस 8 बचेगा। इस एक्स माइनस 8 से ऊपर गुणा करेंगे तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा अब माइनस इस एक्स माइनस 8 से जब इसमें भाग करेंगे तो एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 कट जाएगा क्या बचेगा एक्स बचेगा। इस एक्स से ऊपर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 480 एक्स बराबर -3। अब हम क्या देंगे स्टेप बटा 1 कर सकते हैं। यहां से हम तराश ढूंढा करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 एक्स इस 480 से एक्स में ढूंढा तो 480 एक्स माइनस जब इस 480 से -8 में ढूंढा देंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस 0 8 64 4 8 चौथे 32 6 38 तो क्या हो जाएगा 3840 माइनस 480 एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो -3 एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रहती प्लस 480 एक्स से माइनस 480 एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा -3840 बराबर यहां से गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 रीते 24x इन सभी तो हम क्या करेंगे इस लेफ्ट साइड पर छांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर क्योंकि साइड माइनस था तो छांतर करने पर साइड प्लस हो जाएगा -24x क्योंकि इस साइड प्लस 24x इस साइड -24x हो जाएगा। अब माइनस क्या है 3840 बराबर 0। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो यह क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस -24x -24x माइनस 3840 बराबर 0। यही हम लोग का समीकरण प्राप्त हुआ। आप क्या देंगे यहां से 3 हम टामल लेंगे क्योंकि सब में 3 है तो यहां से 3 टामल लेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्योंकि 8 3 24 होता है तो 8x माइनस 3 एकदम 3 3 दूना 6 3 बटे 24 बराबर 0। जब इस 3 को पक्षांतर दें तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0/3 हो जाएगा क्योंकि इस साइड गुणा में था। जब 0 में 3 से भाग दें तो हमें 0 ही प्राप्त होगा तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर का जुड़ा माइनस 1280 में करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 1280 एक्स स्क्वायर। इनको हम क्या देंगे दो भागों में बांटेंगे तो गुणा करने पर माइनस 1280 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 8x जो बीच में दिया वो प्राप्त होना चाहिए। जब ना समझ में आए कि ऐसी कौन सी संख्या है दो तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं संख्या तो यह हो जाएगा 1280 इस तो 2 से बात करेंगे 2 छठा 12 2 चौथे 8 640 फिर 2 से बात करें 2 तिहाई 6 2 गुना 4 0 फिर 2 से बात करें तो 160 हो जाएगा। फिर 2 से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 फिर 2 से बात करें तो हो जाएगा 40 फिर 2 से बात करें तो हो जाएगा 20 फिर 2 से बात करें तो हो जाएगा 10 फिर 2 से बात करें तो हो जाएगा 5 फिर 5 से बात करें तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपने अनुसार दो संख्या तोड़ लीजिए तो 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 16 गुना 32 और 2 गुना 4 4 गुना 8 8 5 40। जब हम 40 में से जब हम 40 माइनस 40 एक्स में से
प्लस 32x माइनस करेंगे तो -8x आ जाएगा, यहाँ पर -8x है। और जब -40x का गुणा प्लस 32x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1280x² आ जाएगा। तो इस में क्या तोड़ेंगे, x² -40x प्लस 32x प्लस 32x -1280 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x -40। और जब यहाँ से हम प्लस 32 कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x -40 बराबर 0। अब यह हो जाएगा x -40 और यह हो जाएगा x प्लस 32 बराबर 0। अब यहां से हम कहेंगे चुटी तुलना करने पर, यहां से लिखेंगे चुटी तुलना करने पर चुटी तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, x -40 बराबर 0 तो x बराबर 40, यह है x प्लस 32 बराबर 0 तो x बराबर -32। आप जानते हैं कि कभी भी चाल ऋणात्मक नहीं होती है, चाल सीधे क्या होती है, धनात्मक होती है। चाल शून्य व धनात्मक हो सकती है, तभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी के समान चाल क्या हो जाता, तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के साथ, क्योंकि प्रश्नावली 4.1 में 2 सवाल दिया था, हम लोग दोनों सवाल तो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक करें, चैनल तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।